उत्तर प्रदेश में जाटवों की मौज है। बसपा के शासन का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को मिला। सरकारी नौकरियां हैं, रिश्वत का माल पीट रहे हैं। अनुसूचित जाति में जाटवों को लेकर इस तरह की सोच आम है। यह सोच खास तौर पर कथित ऊंची जातियों के लोगों की है, पिछड़ी जाति के लोगों के बीच भी है। यहाँ तक कि अभी भी अपमानित होने वाली अनुसूचित जातियों के भी कई लोगों के मन में इस बात की खीज महसूस की जा सकती है। इन दावों में आज कुछ हकीकत भी है। इसकी एक वजह यह है कि जाटव समाज की संख्या उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों में ज्यादा है, लिहाजा सरकारी नौकरी में उनकी संख्या भी ठीक ठाक दिखाई देती है। उन्होंने किसी का हिस्सा नहीं मारा है, लेकिन यह बात बहुत छोटी है। 4 दशक पहले की गहराई में उतरकर ही हकीकत को जाना जा सकता है। देखिए, फिरोजाबाद नरसंहार के फैसले की छानबीन पर आधारित यह खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को लिखा है इंडस न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष आनंद ने। बहुत कम लोगों को एहसास है कि जाटव समाज ने सम्मानजनक जिंदगी हासिल करने को बड़ी कीमत चुकाई है। यह कीमत उन्होंने खुद को लुटवाकर और जान देकर चुकाई है। वो अछूत बने रहें, इसके लिए दबंग जातियों ने उनका कई जगह नरसंहार किया है। ऐसे ही एक नरसंहार को फैसला हाल ही में अदालत ने 42 साल बाद किया। यह नरसंहार उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के साढ़ूपुर गांव में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाल में दिए बयान को सुनिए। मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कॉन्टेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कॉन्टेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे से फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। फिरोजाबाद नरसंहार मामले में इस एक पक्ष तो साफ है, देरी से न्याय की पीड़ा। फैसला होने से पहले ही 9 आरोपी अपनी मौत मर चुके थे और आखिरी आरोपी को उम्र कैद हुई है, जिसकी उम्र 90 साल है, जिसकी बची खुची सांसों का कोई भरोसा नहीं है कि कब थम जाएं। स्थानीय से लेकर नेशनल मीडिया तक इस घटना ऐसे पेश किया गया कि यह हत्याकांड कोटे के राशन के तहत मिलने वाले केरोसिन की कटौती के चलते हुआ, क्योंकि दलितों ने शिकायत की, जिससे कोटा बदल गया और फिर यह हत्याकांड हुआ, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 10 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक बच्चा और एक गर्भवती महिला भी बताई जाती है। इस मामले की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जब इंडस न्यूज की टीम टूटी फूटी सड़कों का सफर करते हुए जब हत्याकांड की जगह पहुंचे, तो कुछ नए तथ्य सामने आए और नरसंहार का कारण भी कुछ और निकला। अंदाजा लगाइए कितनी दयनीय हालत थी और है अछूत होने की सजा भुगतने वाली जातियों की। नरसंहार के 42 साल बाद फैसला आने पर उनका दर्द और तकलीफ सामने आ गई, लेकिन उनको यह एहसास अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो अभी भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था। मेरे मुख से कुछ नहीं करा, इतना करा तो समझ में नहीं क्या बिगाड़ा बेटे को मारा। आज तक यही नहीं पता चल पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों किया गया। चलिए पूरा किस्सा बताते हैं। 42 साल पहले की बात है। आजादी का नेहरू काल बीत चुका था। देश तरक्की को छटपटा रहा था, लेकिन जाति व्यवस्था के चलते रोड़े अटक रहे थे। जबकि बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर ने वंचितों को आरक्षण के जरिए कुछ आगे बढ़ने का रास्ता बना भी दिया था। वंचित जातियों को जाति व्यवस्था से जकड़कर बेगारी कराने के चलते उद्योगों के विकास में बाधाएं पैदा की जा रही थीं। यह बाधा पैदा कर रही थीं दबंग कथित ऊंची और पिछड़ी जातियां।
उत्तर प्रदेश में एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, आगरा तक पूरी बेल्ट में दबंग पिछड़ी जातियां इसके लिए जिम्मेदार रही हैं। फिरोजाबाद में 42 साल पहले सिर्फ साढ़ूपुर गांव में ही जाटवों का नरसंहार नहीं हुआ, आसपास 2 और भी नरसंहार उस दौर में हुए थे, जिसमें लगभग 3 दर्जन जाटवों को गोलियों से उड़ा दिया गया। असल में अछूत जातियों के सशक्तिकरण को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने कुछ योजनाएं चलाईं, जिससे वे मजदूर या कारोबारी बनकर औद्योगिक विकास में शामिल हों। सामाजिक अपमान और राजनीतिक समझ के चलते जाटवों ने इस भागीदारी को कबूल किया। भले ही ऐसा होने से अछूत जातियों को ज्यादा मेहनत के एवज में कम दाम मिलने लगे, लेकिन रोजमर्रा के अपमान से तो मुक्ति मिल ही रही थी। देश के हर इलाके में मरे हुए जानवरों की खाल उतारने और चमड़े के अपमानजनक परंपरागत काम को छोड़कर उन्होंने स्थानीय तौर पर विकसित होते उद्योग धंधों के कामों से जुड़ने का मन बना लिया। फिरोजाबाद चूड़ी के निर्माण के लिए मशहूर है, अलबत्ता जाटवों ने उसमें भागीदारी करने को चूड़ी बनाने के काम में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। घरों पर ही मैनुअल तरीके से चूड़ी निर्माण के लिए केरोसिन की जरूरत पूरी करने को सरकार ने मदद की। साढ़ूपुर गांव में चूड़ी निर्माण के लिए 1000 लीटर केरोसिन देने का कोटा एक सोसाइटी बनाकर देना शुरू हुआ। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं, एक दिन में 1 बोरा चूड़ी एक परिवार बनाने लगा, जिसके लिए 4-5 लीटर केरोसिन खर्च होता था। इस 1 बोरा चूड़ी की कीमत 4-5 रुपए मिल जाती थी। तब महीने में 125-150 रुपए कमाकर परिवार चलता था। पूरा परिवार लगता था इस काम में। बच्चों को स्कूल भेजकर शिक्षित करने की कोशिश रहती थी। जिंदगी में थोड़ा ही सही, लेकिन सुकून आ रहा था और रोज रोज की बेइज्जती से छुटकारा मिल रहा था। यही नागवार गुजरा दबंग बिरादरियों को वो बेगारी कराने को आते तो मना कर दिया जाता कि काम है। दबंग कई लोगों को अपमानित करते, मारपीट करते तो पुलिस से शिकायत कर दी जाती थी। इस बात से वो बहुत खिसिया गए। दबंग जातियों में यहाँ पिछड़ी जाति में शुमार यादव ही ज्यादा थे। आसपास शिकायत पर पुलिस उन्हें डपटती और मारपीट पर शिकंजा कसती, तो उन्होंने जाटवों को सबक सिखाने की ठान ली। दबंगी करने वालों ने अपनी ही बिरादरी के एक डकैत अनार सिंह यादव से मदद मांगी। डाकू अनार सिंह के बारे में बताया जाता है कि वह ठीक ठाक पढ़ा लिखा था और मालदार परिवार का होने की वजह से बेलगाम था। उसने पुलिसिया इकबाल को चुनौती दे दी कि अगर उसके रिश्तेदारों को परेशान किया जाएगा तो वह दलितों को मार डालेगा। साढ़ूपुर के जाटव परिवार अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश में लगे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। गांव में एक पंचायत जुटी थी, क्योंकि सोसाइटी का केरोसिन कोटा 200 लीटर कम हो गया था। ऐसा होने से सभी पर फर्क पड़ना ही था। गांव के ज्यादातर पुरुष और महिलाएं उस पंचायत में थे कि अनार सिंह हथियार बंद गिरोह के साथ गांव में आ धमका। उसने गांव में घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके निशाने पर कई औरतें, बच्चे और पुरुष भी आ गए। एक गर्भवती महिला भी शिकार बन गई। पंचायत के लोगों जैसे ही पता चला, वे ईंट पत्थर लेकर दौड़े, लेकिन आधुनिक हथियारों से मुकाबला नहीं कर पाए। भीड़ देखकर जातिवादी डकैत गिरोह भाग गया। 10 लोगों के खून से लथपथ लाशें देख सबका दिल दहल गया। हत्याकांड लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में आ गया। इस दरमियान डकैतों ने निर्दोष ग्रामीणों का मनमाना नरसंहार किया, जिनमें से अधिकांश निचली जाति के थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह के बड़े भाई व हाई कोर्ट के जज भाई चंद्र प्रताप सिंह और उनके बड़े बेटे को अज्ञात लोगों ने घात लगाकर मार डाला। उसी दौर में बड़ी वारदात ये भी थी कि निषाद जाति की दस्यु फूलन देवी ने 14 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के बहमई गांव में 20 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियां बरसाकर मौत दी थी, जिनमें 17 ठाकुर थे। इसके बाद वीपी सिंह ने डकैतों का सफाया करने के लिए एंटी डकैत ऑपरेशन शुरू करवा दिया था, जो लगभग 2 साल तक चला, जिसमें लगभग 1500 डकैत मारे गए। कुछ निर्दोष भी मारे गए। केंद्र में सख्त मिजाज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, जिन्होंने वीपी सिंह की डकैतों के सफाये को लेकर तारीफ की। वीपी सिंह की सरकार जब डकैतों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही थी, तो सरकार की नजर में फूलन देवी और अनार सिंह यादव जैसे डकैत एक ही किस्म के थे।
एक दलित तो दूसरा पिछड़ी जाति का। ठाकुर डकैतों का भी गैंग था जो इस मौके पर फायदा उठा रहा था। लाला ठाकुर गैंग की दुश्मनी फूलन गैंग से थी ही। उधर दबंग पिछड़ी जाति को राजनीतिक तौर पर भी काफी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई थी, लिहाजा उनकी जाति के नेताओं और डकैतों का भी तालमेल था। जेपी आंदोलन से उभरे नेताओं ने उनका भी सहारा लिया, खुद को ताकतवर बनाने के लिए। फिरोजाबाद बेल्ट में स्थानीय तौर पर इन पिछड़ी जातियों के मन में दलितों के प्रति घृणा थी। वहाँ वे ठाकुरों जैसा बर्ताव उनसे करते थे। उन्हें लगता था कि सरकार दलितों का फेवर कर रही है उन्हें ऊपर उठाने में, इसलिए उनकी हत्या करेंगे तो सरकार पीछे हटेगी। खैर, साधुपुर में नरसंहार के बाद एक एक करके सभी राजनीतिक दलों के नेता गांव में आंसू बहाने पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार गए और बोले कि मेरी सरकार होती तो बहुत कुछ करते। ये अलग बात है कि बाद में उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी आई। बीते 6 साल से प्रदेश में और 9 साल से केंद्र में है, कोई खास मदद नहीं की। उल्टा जो वादा तब किया गया था कि हत्याकांड के पीड़ित परिवारों को हमेशा फ्री बिजली मिलेगी, वह भुला दिया और बिजली चोरी के आरोपी में 2 दर्जन से ज्यादा जाटवों को जेल भेज दिया। 3 लोगों को सरकारी नौकरी भी दी गई थी तब, जिनमें से एक जिला सूचना विभाग में अधिकारी के पद से रिटायर हो चुके हैं। 4 दशक की जानलेवा कशमकश में जाटवों ने यहाँ जीवन को उन्नत करने का ख्वाब बरकरार रखा। कई परिवार अब कांच की चूड़ी नहीं बल्कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का निर्माण और कारोबार कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर सजग हैं। बाबा साहब आम्बेडकर और बुद्ध की तस्वीरें उन्हें अपने अतीत समझने के साथ भविष्य की प्रेरणा दे रही हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।